ऐसे 5 बेस्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स आपके कौन से हो गए जो मल्टी बैगर थे? एक कंपनी थी जो ये हेरेन ड्रग नाम, वो कुछ खास नहीं कर रही थी। फिर जाके रिवील हुआ कि उन्होंने एक एंटी डिप्रेशन ड्रग बना लिया है जिसका यूएस में बहुत ही डिमांड है। तो ये इनकी मोनोपोली हो गई यहाँ। तो कितने एक्स आपने इस पे बनाया होगा? 13 से 3000। वाओ, 200x in 6 years। कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरी। तो सडनली एक ध्यान पड़ा कि इनकी करंट लायबिलिटी बढ़ती जा रही, खास करके लेटेम मार्केट में वहाँ पे बहुत बड़ा डिमांड हो गया है। तो इसके लिए कस्टमर एडवांसेस बढ़ रहे हैं, तो वो करंट लायबिलिटी में जा रहे हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो करंट लायबिलिटी इस प्रोडक्ट की वजह से बढ़ रही है जो ब्लॉकबस्टर है। करीब करीब ये 100 टाइम्स हो गया। और ये कितने टाइम में हुआ? 100 टाइम्स? 9.5 साल। ये एक बहुत ही छोटा सा स्टॉक है, फ्रंटियर स्प्रिंग। ये हेलिकल स्प्रिंग नाम है, बट वी कुड नोटिस कि इसमें 3 ही प्लेयर और 2 प्राइवेट है, एक ही लिस्टेड है, ये फ्रंटियर स्प्रिंग। तो नियरली ये 15 से 4500 मान लीजिए, 300x। So you've made 300x on one stock, 200x on other stock, 100x on third stock। तो इसलिए आपने अभी समझ रहा है कैगर का आंसर क्यों नहीं दिया क्योंकि ये नंबर से तो कैगर वुड बी अपवर्ड्स ऑफ 50-60%। हमने 2 मिस्टेक कर दी। तो उस टाइम हमारे पास इतना कैपिटल नहीं था, तो स्मॉल कैपिटल बेस से किया था। जो ये गिरा तो गलती ये कर दी कि हमने वो फॉलिंग नाइफ पकड़ लिया। ओवरऑल स्टॉक मार्केट आपको लगता है 2026 में करेक्शन आएगा? ये जो एआई वाला India is currently the fastest growing large economy in the world. And if you want to take real benefit of this growth story, investing in Indian businesses and companies is non-negotiable. Whether you're already investing in markets or just starting your investing journey, Grow is one of the platforms to do it. Grow's interface is very clean and intuitive. Here you can trade stocks, mutual funds, ETFs, IPOs, bonds, even commodities, all from one app. Portfolio tracking is also very structured. You can see performance, understand sector allocation, and get a complete breakdown of your investments in just a few tabs. And because of this simplicity and trust, Grow has become India's largest stockbroker today. Check out the Grow app today for more details and stay tuned for this entire episode of Conversation with Kushal. ऐसे 5 बेस्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स आपके कौन से हो गए जो मल्टी बैगर थे एंड आपने वो स्टॉक्स में कितना रिटर्न्स कमाया था? 5 नेम्स एंड व्हाट वाज द रिटर्न? ओके। सबसे पहला जो एक स्टॉक जो हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया मिला, नॉर्मली मेरा नज़रिया जो रहता है वो सरप्राइज़ देखने का होता है। जो भी बड़े स्टॉक हैं, तो कुछ भी कि भई रिलायंस में कुछ कोई नया डेवलपमेंट हो गया, तो ऑब्वियसली अंबानी साहब आएँगे, अनाउंस करेंगे। इतने सारे फंड हाउसेज़ हैं जो जिनके फ़ोलियो में ये है, तो ये कॉन्स्टेंटली ट्रैक करते रहते हैं इनको। कोई भी छोटा-मोटा डेवलपमेंट आ गया, वो तुरंत ही पब्लिक में आ जाता है। अकॉर्डिंगली प्राइस मूव होता है, ऊपर-नीचे जो भी है। कोई बिग सरप्राइज़ नहीं रहता है उसमें। जबकि ऐसे छोटे स्टॉक में कुछ अनयूजुअल अगर होता है, जैसे हमें सबसे पहले जो एक बहुत अच्छा स्टॉक मिला, उसमें एक कंपनी थी, जो ये हेरेन ड्रग नाम था इनका, और वो कुछ खास नहीं कर रही थी और करीब 13 रुपीज़ का रेट था उसका। एक एन प्रसाद करके एक बंदा आया और उन्होंने प्रमोटर का पूरा स्टेक ले लिया। ही पेड 20 रुपीज़। तो ये जब जानने में आया कि भई मार्केट में 13 चल रहा है, तो प्रसाद साहब क्यों 20 दे रहे हैं? तो लेट अस लुक डीपर। फिर थोड़ा चेक किया, तब तो ये नेट आ गया था। तो उनका थोड़ा बैकग्राउंड देखा तो पता चला कि ये एक फार्मा के टेक्नोक्रेट आदमी हैं और इन्होंने ये एक फार्मा कंपनी ली है। तो थॉट प्रोसेस ये बना कि या तो ऐसा है कि उनको आईपीओ नहीं करना है, एक लिस्टेड व्हीकल है जो सीधा-सीधा ले लिया और अब वो डेवलपमेंट करेंगे कुछ ना कुछ उनका। या तो ऐसा है कि उन्होंने कोई एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट डेवलप कर लिया है और आईपीओ आते-आते रूट पे उन्हें वक़्त लग जाएगा, वो सारे अप्रूवल्स, ये फाइलिंग। तो इनको जल्दी है कि जल्दी से जल्दी इसको लिस्टेड एंटिटी में ले जाऊँ और वहाँ से जितना हो सके वो कवर कर लें।
तो वी थॉट कि भई अगर वो 20 में ले रहे हैं, तो अपने 13 में लेते हैं, तो ₹7 तो फिर भी जगह है। तो उस टाइम ऑब्वियसली इतना कैपिटल नहीं था, तो जो भी छोटा कैपिटल था, तो वी बॉट इट। फिर बहुत ही कम समय में उनका एक ओपन ऑफर आ गया। तो पता चला कि भई ये इन्होंने ले लिया। अब एक ओपन ओपन ऑफर आ रहा है, वो भी इस रीज़न से कि मैनेजमेंट में ही किसी ने किसी को बेचा है। तो टेक ओवर ये कोड जो है, वो ट्रिगर हो गया, तो इनको ओपन ऑफर देना पड़ेगा। तो हमारा इंटरप्रिटेशन ये था कि ये ओपन ऑफर देना नहीं पड़ रहा है, ये ओपन ऑफर देने के लिए कोई न कोई चीज़ निकाल रहे हैं, ये उल्टा है। तो उस टाइम 32-34 जैसा रेट आ रहा था। तो हमने देखा कि अगर आप 34 पे बेचने के लिए रखते हो, तो इमीडिएटली बिक जाता है। 32 में आता नहीं है। तो ये और थोड़ा कन्फर्मेशन मिला कि भई कुछ ऐसी बात है जो हमें नहीं मालूम है, तो प्रसाद साहब का स्टेक बढ़ता जाता है। तो उसके बाद सीरीज़ ऑफ ओपन ऑफर आने लगे कि भई नेक्स्ट 100 का कुछ आ गया। आई डोंट रिमेंबर एक्ज़ैक्टली, और वो 100 का आ गया, उसके बाद में कोई 300 का आ गया, ऐसे। फिर जाके रिवील हुआ कि उन्होंने एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग बना लिया है, जिसका यूएस में बहुत ही डिमांड है। तो ये इनकी मोनोपोली हो गई यहाँ, और इनको एक्सपोर्ट्स में मतलब उनके जो प्राइसेस है यूएस में, कंपेयर टू दैट ये बहुत ही, अपने तो वैसे भी इंडियन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस स्पेशली फार्मा में तो बहुत ही कंपैरेटिवली अच्छे हैं। तो इ उसके बाद में जैसे ही उनका ये प्रोडक्ट चालू हो गया, तो रिज़ल्ट मैनीफ़ोल्ड हो गए सीधे। तो उन्होंने एक के बाद एक ये ऑफ़र देते गए, देते गए। मैंने हल्के-हल्के, मान लीजिए 800 आ गया तो थोड़ा एग्ज़िट कर लिया। 1200 आ गया तो एग्ज़िट कर लिया थोड़ा। लास्ट में मेरे पास एक सर्टिफ़िकेट बचा था, कि भई चलो अब जो होता है करेंगे। तो फिर प्रसाद साहब ने खुद एग्ज़िट किया। उन्होंने माइलेन को पूरा कंपनी बेच दिया। आई थिंक ही रिटेन्ड 5% स्टेक, और वो डायरेक्टर हो गए। तो माइलेन यूएस कंपनी है, और उन्होंने लास्ट जो बायबैक दिया, मतलब जिस रेट से दिया वो 3000 था। तो 2000 से 2006 के बीच में ही हुआ। तो 6 साल में करीब-करीब 13 से 3000। तो ये एक, हालाँकि ऑब्वियसली क्वांटिटी नहीं था, तो उसका एब्सोल्यूट इम्पैक्ट उतना नहीं था हमारे लिए, पर ये एक बहुत ही बड़ा मोरल बूस्टर था कि अगर आप कुछ सरप्राइज़ अच्छी तरह देख सकते हैं, तो आपको कहीं न कहीं ऐसी चीज़ मिल सकती है। तो ये बाद में इन्होंने नाम इसका मैट्रिक्स लैबोरेटरी कर दिया, एरन ड्रग्स का। तो ये सबसे पहला ऐसा स्टॉक था, जहाँ पे ये बहुत अच्छी तरह मिला। तो कितने एक्स आपने इस पे बनाया होगा? समझिए 13 से 3000। वॉव! तो ये कितना हो गया? 200 टाइम्स, अ, उससे भी ऑलमोस्ट, ज़्यादा? हाँ, उससे भी ज़्यादा। वॉव! और कितने साल में? ये 6 साल में। वॉव! 200 एक्स इन 6 इयर्स। राइट। ओके। और कौन से ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं? ऐसा ही एक बहुत बढ़िया स्टॉक जो मिला, वो एक कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरी। अ, एक जो प्रोसेस है जहाँ से, मतलब हाउ डू वी लुक एट कि कहाँ देखें? तो एक तो ये है कि कहीं न्यूज़ पे, जैसे मेरा रेगुलर एक रीडिंग बिज़नेस स्टैंडर्ड का रहता है, और उसका एक रीज़न ये है कि वो 360 डिग्री न्यूज़पेपर है। उसमें आर्ट, कल्चर, इकोनॉमी, स्पोर्ट सब कुछ आएगा, पॉलिटिक्स। एक बहुत ही सीनियर ऑथर है अदिति फडनीस जी, जो उनके पॉलिटिकल कमेंट्री इतनी सटीक है। मान लीजिए महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के बारे में अगर उन्होंने कुछ लिखा है, तो जैसे उनके घर में बैठी है वो, इतना सटीक लिखती है। मैं बहुत सालों से, इतने सालों से इनको पढ़ रहा हूँ। और भी बहुत अच्छे-अच्छे कॉलमिस्ट हैं, तो समहाउ आई लव इट। तो मैं एक एडिक्टेड हूँ। मान लीजिए यहाँ आया हूँ, और वो अब तो खैर ये मैक्सटर हो गया, तो अब वो दिक्कत नहीं रही कि कहीं बाहर जाएँगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो नॉर्मली ये रीड कर ही लेते हैं। किस दिन मिस हो गया तो दूसरे दिन 2 रीड कर लेते हैं। तो ऐसे कहीं भी जो
चेंज आ रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, कोई स्पेसिफिक सेक्टर में, कोई कंपनी में, कोई प्रोडक्ट में, कोई रेगुलेशन में, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? वो डॉट कनेक्ट करने की ट्राई करते हैं। तो ये कैपलिन पॉइंट के जब देख रहे थे, तो सडनली एक ध्यान पड़ा कि इनकी करंट लायबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो काफ़ी रात में पढ़ रहा था और ये ध्यान पे पड़ा और ये 52 वीक हाई आ गया है। फिर देखा डेटा तो लाइफ हाई एक्चुअली आ गया है। तो इट वाज़ अराउंड ₹80। तो एक तो ये है कि अगर वॉल्यूम से कोई स्टॉक लाइफ हाई हिट करता है, तो ऑब्वियसली कुछ लोग हैं जो हमसे ज़्यादा जानते हैं, वो ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। मेबी कोई केस ऐसा भी हो सकता है जहाँ मैनिपुलेशन हो, पर पूरा मार्केट तो मैनिपुलेट नहीं हो सकता। तो आई वाज़ वेरी मच इंटरेस्टेड कि इसमें हो क्या रहा है? तो यूजुअली उस टाइम पे 11 बजे सो जाते थे। तो माय वाइफ नज़ कि भई अब वक़्त हो गया है, सो जाओ। तो आई सेड कि आज थोड़ा थोड़ा खींचना पड़ेगा, इसको देखता हूँ। तो बहुत सारे सोर्सेज़ में नेट पे सब सर्च किया। अब रात को 11 बजे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड को जगाऊँ और पूछूँ कि भई ये करंट लायबिलिटी है क्या? तो इट वाज़ ऑड। तो देखते उनका यूट्यूब पे एक एडवर्टाइज़ मिला, जो ये था कि अ, एक स्पेनिश में था वो। तो स्पेनिश तो इतनी समझ नहीं आ रही थी, पर इतना पता चला कि वो कोई ड्रग है और लास्ट में कैप्लिन पॉइंट का सिंबल आ रहा है। तो ये स्पेनिश में है, माने ये लैटिन अमेरिका पूरा लैंग्वेज मैक्सिकन स्पेनिश है। तो वो डॉट कनेक्ट करते-करते पता चला कि उस टाइम स्पाम बहुत आ रहे थे। आप अगर आपका जीमेल है या याहू है, तो बहुत स्पाम आते थे। उसमें बहुत सारे स्पाम ड्रग रिलेटेड आते थे कि भई आपको ये वो एक्स वाई ज़ेड ड्रग चाहिए, तो जो ऑफ़िशियल रेट है उससे आपको 1/3 में 1/5 में मिलेंगे, ऐसा। तो आई वाज़ जस्ट रिलेटिंग कि इनका ये प्रोडक्ट वो एडवर्टाइज़मेंट में इन्होंने जो दिखाया है, वो है क्या? तो फाइनली आई कुड फाइंड कि ये सिल्डेनाफिल साइट्रेट है। एक थोड़ा ऐसा भी है कि बिकॉज़ ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट अ, मतलब जहाँ जो एरिया में जो कुछ मिलता है ना, वो पढ़ लेते हैं। तो अपना इंटरेस्ट केमिस्ट्री में भी है, फिज़िक्स में भी है, हिस्ट्री में भी है, ज्योग्राफी में भी है, मतलब हर जगह इंटरेस्ट है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये बेकार है। तो ये देखा कि सिल्डेनाफिल साइट्रेट है, हुँ। वो फाइज़र का मेन ड्रग जो बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो ये सेम कंटेंट है। तो वहाँ वो $9 पिल बिक रहा है और ये एडवर्टाइज़मेंट में ये लोग कोई $2 अ पिल बेच रहे हैं। ये जो सब्सटेंस है, ये इन्होंने बना लिया। अपना प्रोडक्ट पेटेंट है नहीं, प्रोसेस पेटेंट है, तो इन्होंने कोई और प्रोसेस से बना लिया है। तो समझ आ गया कि इसके कारण जो ख़ास करके लैटिन मार्केट में जहाँ ये जो पैरेलल ड्रग्स चलते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा डिमांड हो गया है। और ये जो बना रहा है, माने वो फ़ॉर्मुलेशन करेंगे खाली, तो इनके पास से लेने के लिए लाइन लगी। तो इसके लिए कस्टमर एडवांसेस बढ़ रहे हैं, तो वो करंट लायबिलिटी में जा रहे हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो करंट लायबिलिटी इस प्रोडक्ट की वजह से बढ़ रही है, जो ब्लॉकबस्टर है। तो फिर थॉट प्रोसेस ये था कि भई ये हमें लेट मालूम हुआ। किसी को ऑलरेडी मालूम हो गया, ये इसलिए लाइफ हाई आ गया है। तो अब वेट नहीं करना है। मतलब हमें कल 20% नीचे मिल सकता था, आज 20% और ऊपर देना पड़ेगा। तो देन वी सेड कि भई इसको 20% ऊपर ही ले लो, कोई चांस हुँ, नहीं लेना है। हुँ। क्योंकि हम तो फैग एंड पे हैं, हमसे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, रिसोर्सफुल लोग आगे हैं ही। तो इंसिडेंटली ऐसा हुआ कि उस दिन जो हुआ वॉल्यूम हमें मिला। तो वहाँ से इट एक्चुअली ये सिल्डेनाफिल साइटेट ही था और फिर वहाँ से स्टोरी बनती गई। फिर इसको कॉन्स्टेंटली आज तक ट्रैक करते हैं। इट्स अबाउट 9 एंड हाफ ईयर्स, 9 टू 10 ईयर्स बाय नाउ। तो फिर देखा कि उनके जो मैनेजमेंट है, वो एकदम प्रूडेंट है।
उनको कोई पास्ट में किसी डेट के हिसाब से कोई तकलीफ हुई थी, दे डिसाइडेड कि कभी डेट लेंगे ही नहीं, तो ये कंपनी तो डेट फ्री रहेगी। इनके जो कस्टमर एडवांसेस आ रहे हैं, तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल हो गया है, तो इंटरेस्ट तो जा नहीं रहा है, आ रहा है। एंड सब्सिक्वेंटली इन्होंने ये जो कस्टमर एडवांसेस से तब तक उनका बिजनेस मॉडल ये था कि नॉर्मली हम कुछ बनाते हैं और फिर मार्केट में बेचते हैं। तो हमें सेल्स टीम क्लाइंट को कन्विंस करती है कि हमारा ये प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है। इन्होंने उल्टा मॉडल ले लिया कि वहाँ क्या चाहिए। तो जो रेगुलेटेड मार्केट्स है, यूरोप है, यूएस है, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन करना है, फिर अप्रूवल लेना है। वो आएँगे, इंस्पेक्शन करेंगे, यूएस एफडीए आएगा, सारे उनके नॉर्म्स आएँगे, फिर आपको मिलेगा। एक बड़ा रिस्क जो हमने पीछे भी देखा कि अगर वहाँ कोई पैटर्न इन्फ्रिंजमेंट हो गया, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि वहाँ जो लॉ सूट हो जाएँगे, उसमें आपके मिलियंस चले जाएँगे। इन्होंने रूट लिया कि जहाँ रेगुलेटेड नहीं बल्कि रजिस्ट्रेशन मार्केट है। तो पूरा लैटिन अमेरिका है, अफ्रीका है और टू एन एक्सटेंट गल्फ मार्केट है। तो इन्होंने अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन मार्केट में अपना बहुत अच्छा-सा पाँव फैला दिया और वहाँ सीरीज़ ऑफ फार्मेसी बना दी। कुछ लोकल पार्टनर लिए होंगे। तो वहाँ क्या बिक रहा है, ये इनको बनाना है और जो नहीं बनाते हैं, वो यहाँ से सोर्स कर लेना है। तो इनका ये मॉडल एक बिल्कुल अलग तरह का था, जो बाकी सारी फार्मा कंपनीज़ नहीं कर रही थी और इसमें एक ऐसा सक्सेस मिल रहा था, तो ये एक मन बन गया कि ये एक लॉन्ग स्टोरी है। इसमें प्राइस नहीं देखना है अब, जो भी मार्केट साइकिल्स आएँगे ऊपर-नीचे होगा। जब तक इनका बेस मॉडल नहीं बदल जाता है, तब तक ये स्टॉक बिल्कुल पोर्टफोलियो स्टॉक है। तो ये करीब उस दिन हमने 1995 के आसपास लिया और आज तक बिल्कुल होल्ड कर रहे हैं। अभी ये कुछ आज मेरे ख़्याल से 1800 पर ये स्प्लिट हो गया है। तो ये मतलब ओवरऑल एक रिटर्न बहुत अच्छा कैपलिन पॉइंट ने दिया है। इनका एक स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा था, जो इनके एमडी साहब हैं। उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट किया था कि मैं हर 6 साल में टॉप लाइन को बॉटम में पुश कर दूँगा। वाओ! तो अगर अभी आप डेटा देखें स्क्रीनर पे जाके, हुआ है वैसा? तो वो बिल्कुल वो करते आ रहे हैं। 6 साल पहले उनका वाओ! टॉप लाइन 400 था, आज उनका बॉटम लाइन 400 है, 400 crores. 400 करोड़। वाओ! तो फिर उन्होंने ये जो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल था, वो जो पैसे आ रहे थे, तो एक प्लांट बनाया इंजेक्टेबल्स का यूएस के लिए हुँ, और उसमें ये सारा यूएस एफडीए अप्रूवल ले रहे हैं। तो अभी उनके रिसेंट अगर देखें तो लॉट ऑफ अनाउंसमेंट आ रहे हैं, जहाँ एक के बाद एक प्रोडक्ट अप्रूवल आ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मिला। एक ऐसा ही कहूँगा एक जो स्टॉक है, इसमें कितना कितना एक्स हुआ था आपका? अ, ये समझ लीजिए 25 हो गया, माने ये अभी 1800 है, ये हो गया 5 माने लिया था 95 100 मान लीजिए, तो 18 स्प्लिट हो एक्स, गया तो 20 हो गया अपना बेस प्राइस। तो करीब-करीब ये 100 टाइम्स हो गया, 90 टाइम्स, करेक्ट। 90 टाइम्स हो गया। अभी ऊपर 2600 हुआ था ये, अच्छा, ओके। अभी थोड़ा करेक्ट हुआ है, बट वाओ! फाइन वी बिलीव कि ये एक एटलीस्ट यहाँ से भी स्टेडी कंपाउंडर है। और ये कितने टाइम में हुआ? 100 टाइम्स? ये करीब 9.5 साल में। ओके। 100 टाइम्स ऑलमोस्ट इन 10 इयर्स। या कंटिन्यू, यू आर सेइंग द थर्ड। तो जो तीसरा एक जो सेम वी आर स्टिल होल्डिंग एंड विल कीप होल्डिंग जब तक इनका कोई बड़ा बदलाव नहीं आता है, तब तक नो रीज़न टू सेल। फॉर वी वर पर्सनली आई एम दैट वे वेरी फॉर्च्यूनेट, जो हमने जहाँ काम किया गवर्नमेंट में, वहाँ हमारे उस टाइम मोदी साहब सीएम थे। तो कहीं न कहीं सीनियर मैनेजमेंट के साथ वो मीटिंग्स वगैरह में जाना रहता था।
तो एक बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि उनका जो वर्किंग स्टाइल है, तो इज़ वेरी फास्ट डिसीज़न मेकर। और बहुत ही मतलब एक बार डिसीज़न ले लिया तो बिल्कुल उसके ऊपर सारे डिपार्टमेंट को अमल करना है। तो जिस दिन वो ऑफ़िस आए, वहाँ से डे 1 से पर्सनली मतलब ऐसा मानता हूँ कि आई वाज़ वेरी फॉर्च्यूनेट कि एक बहुत ही जहाँ ऑल मिनिस्टर्स, ऑल सेक्रेटरीज़ रहते हैं, ऐसे एक उन्होंने सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज एक कर दिया था कि हर एक डिपार्टमेंट अपना पास्ट 10 इयर्स में क्या हुआ है, आप कहाँ खड़े हो, नेक्स्ट 10 इयर्स में आप क्या करोगे? उनका हर एक डिपार्टमेंट को प्रेज़ेंटेशन देना है और बाकी लोगों को क्रॉस करना है। तो माने अगर मान लीजिए हम ड्रिंकिंग वाटर में थे, तो ड्रिंकिंग वाटर, वाटर तो वाटर है, तो इरिगेशन है वो 90% है, पीने का पानी 10% है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो पीने का पानी तो कभी खत्म ही नहीं होना चाहिए। तो जहाँ 2 डिपार्टमेंट के बीच दिक्कतें क्या है? तो हम कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, तो तब वो कहेंगे कि हमारा कैनाल है, वो तो 3 साल बाद आएगा, तो मैं आज कहाँ से पानी लाऊँगा? सॉर्ट ऑफ। तो ये ऐसे-ऐसे कोई भी इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज़ है, माने कोऑर्डिनेशन कैसे एकदम मजबूत हो जाए, वो उनका सबसे पहला अप्रोच देखा हमने, मोदी जी का। मोदी जी का। हुँ। तो उस टाइम पे हमारे जो सेक्रेटरी सर थे, उनका इंस्ट्रक्शन था कि भई आपको हर रोज़ वहाँ आ जाना है। तो आई वाज़ फॉर्च्यूनेट कि मुझे भी वहाँ जाने को मिला था। सो यू हैव मेट हिम? सो अब वो जो उसमें खाली मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज़ को ही अलाउड था। बिकॉज़ मैं आईटी में था और इनको चाहिए था कि भई हमको भी अपने डिपार्टमेंट का जो प्रेज़ेंटेशन देना है, उसके लिए आप हर रोज़ देखो कि अपने कैसे करें। तो इस वजह से देखने को मिला। तो उनको ऐसा मानता हूँ अर्ली स्टेज में समझ गया कि ये मतलब इनका कोई औरा ही अलग है। उनका वर्किंग स्टाइल बिल्कुल अलग है। हमने आगे जो देखे थे उनसे। तो इसकी वजह से एक ऐसा थॉट प्रोसेस बना कि ये जब 2014 में सेंटर में आ गए, तो क्या-क्या चीज़ों पे उनकी नज़र रहेगी, प्रायोरिटीज़ कहाँ जाएगी? तो इसमें एक सेक्टर बन रहा था रेलवेज़। तो इस हिसाब से देखा कि रेलवे में अब तक क्या हुआ है? तो उसके पहले क्या हो रहा था? रेलवे बजट अलग आ रहा था। तो हमेशा ये रहेगा कि रेलवे बजट के 4-5 दिन पहले रेलवे के स्टॉक है, वो बज़ हो जाएँगे, ऊपर चले जाएँगे। रेलवे बजट आएगा, उसके बाद में फिज़ल आउट। तो ये हर साल की स्टोरी थी। तो रेलवे में कोई इंटरेस्टेड नहीं था और जो पीएसयूज़ लिस्टेड है रेलवे में, वो भी मतलब प्राइस परफ़ॉर्मेंस से कुछ ऐसा कर नहीं रहे थे। रेलवे एज़ अ होल उनका ऑपरेटिंग रेशियो भी सब्सटैंशियली ऊपर था, तो कैपेक्स के लिए जगह बहुत कम बचती थी। देन वी केम टू नो कि रेलवे के पास जो कैश सब्सटैंशियल कैश रिज़र्व था, वो भी ग्रेजुअली पूरा खर्च हो चुका है। तो यहाँ से ये एक मन बना कि रेलवे में बड़ा कैपेक्स आएगा, चाहे वो लाइन्स पे हो, चाहे कम्युनिकेशन पे हो, इंफ्रा पे हो, कोचेज़ पे हो, रेलवे स्टेशंस पे हो। तो इन सब में अ, और एक मेरा थॉट प्रोसेस पर्टिकुलरली ये रहा है कि जो एंड प्रोडक्ट है, वो जब बिकेगा, मान लीजिए गाड़ी एक व्हीकल बिक रहा है, तो कोई बहुत अच्छा सेल्स आ रहा है कि कोई मान लीजिए स्विफ्ट बहुत सक्सेस गाड़ी हो गई, तो स्विफ्ट बिकेगी, उससे पहले टायर बिकेगा। तो जब तक स्विफ्ट का पैसा इनके हाथ में आएगा, उससे पहले टायर वाले के हाथ में टायर का पैसा आ जाएगा। तो जो अ, कार्बन ब्लैक है, कार्बन ब्लैक वालों के हाथ में टायर बिकने से पहले पैसा आ जाएगा। तो जो बूम पीछे आ रही है, वो प्रोडक्ट अच्छी तरह चले ना चले, इनके वॉल्यूम बने, तो इनकी एंसिलरीज़ जो है, वो पहले ही कमाना शुरू कर देगी। और अगर उनमें से कोई अच्छा ऐसा है कि जो अपने प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बेच सकता है, तो मारुति का एक मॉडल सक्सेस हो कि नहीं हो, पर साथ में महिंद्रा भी बनाएगा, टाटा भी बनाएँगे, तो ये उन सबको टायर चाहिए। तो इनके लिए जो अपना मार्केट है वो मल्टीपल है। अब
मॉडल का सक्सेस मारुति या महिंद्रा या टाटा के अपने डिज़ाइन पे निर्भर रहेगा, पर इनको तो वॉल्यूम बेनिफिट मिलना ही है। तो इस हिसाब से ऐसा सोच रहा था कि जो कोई भी चीज़ है बड़ी, उसकी एंसिलरी या उसकी भी एंसिलरी, तो वैल्यू चेन में सबसे पहला बेनिफिट वहाँ जा रहा है। हम रेलवे के लिए ये देख रहे थे कि रेलवे में ऐसी कोई चीज़ होगी जो बहुत एसेंशियल होगी, जिसका मार्केट बिल्कुल बना रहेगा और ये काम अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसे ढूँढते-ढूँढते ध्यान आया कि एक बहुत ही छोटा-सा स्टॉक है, फ्रंटियर स्प्रिंग। ये हेलिकल स्प्रिंग बनाते हैं। मतलब? तो ये क्या होता है कि अपने जैसे सस्पेंशन है गाड़ी में, हुँ। तो ऐसे ही रेलवे के कोचेज़ में, वैगन्स में सस्पेंशन चाहिए और जितनी स्पीड बढ़ेगी, उतना अच्छा सस्पेंशन चाहिए। तो ये एक जैसे एक रॉड होता है, उसको स्प्रिंग की तरह कॉइल कर देते हैं और ये कॉइल स्प्रिंग लगता है बोगी के नीचे। तो वो वैगन को, कोचेज़ को सस्पेंशन देता है। इसकी लाइफ़ करीब-करीब 5 साल रहती है। ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, माने रॉकेट साइंस वाली कोई बात है नहीं इसमें। बट वी कुड नोटिस कि इसमें 3 ही प्लेयर हैं और 2 प्राइवेट है, 1 ही लिस्टेड है। ये फ्रंटियर स्प्रिंग है। फ्रंटियर स्प्रिंग का कैपिटल है 3.8 3.79 और उसका प्राइस था 15। तो माने 6 करोड़ मार्केट कैप पे ये कंपनी अभी खड़ी है। ठीक है, इतना कोई बड़ा प्रॉफ़िट नहीं है, कोई इतना बड़ा रेवेन्यू नहीं है उस टाइम पे। पर रेलवे की ये जो पूरी थीम है, इसमें ये बिल्कुल फिट बैठ सकता है। जितने नए कोचेज़ बनेंगे, नए वैगन बनेंगे, उसमें चाहिए। 5 साल हो गए, फिर से चाहिए। तो रिप्लेसमेंट डिमांड और न्यू इक्विपमेंट दोनों में जाएगा। ये काइंड ऑफ ड्यूओपोली है। इतने साल है, चौथा क्यों नहीं आया, पता नहीं है क्यों नहीं आया, पर आ नहीं रहा है। तो ये लोग कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, जहाँ इनकी हो सकता है ड्यूओपोली बनी रहे। तो वी स्टार्टेड बाइंग दैट। हमने करीब-करीब 15 और ₹25 के बीच में 2 साल तक रहा ये स्टॉक। तो ऐसे ही ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। तो बहुत हमारे सर्कल में भी बहुत लोगों ने ये लिया और काफ़ी लोगों ने थक के बेच दिया कि भई 2 साल में कुछ हो तो रहा नहीं है इसमें। पर ये जो एक अंडरस्टैंडिंग थी कि ये कंसेप्ट है, तो जैसे-जैसे रेलवे बढ़ेगा, इसको बेनिफिट आएगा ही आएगा। फॉर्च्यूनेटली जैसे-जैसे हाई स्पीड ट्रेन में जैसे स्पीड बढ़ती गई इनका बिज़नेस भी बहुत अच्छा होता गया और फिर देखा कि प्रमोटर ने कभी अपना कोई स्टेक बेचा नहीं है। कोई मार्केट ऑपरेशन उनका है नहीं, ताकि स्टॉक में ऐसा फटाफट मूवमेंट आ जाए फिर फिज़ल आउट, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ये स्टेडीली जा रहा है। मैं करीब-करीब 7 साल के बाद मैंने पहला विज़िट किया कानपुर में। इससे आगे हम जब 22 में गए हम लोग एक रिलीजियस टूर पे गए थे नैमिषारण्य। तो ट्रेन में हमें एक बंदा मिल गया। तो मैं जस्ट उनसे पूछ रहा था कि ये आप कानपुर स्टेशन आया, तो वो उतर रहे थे कानपुर। मैंने बताया कि यहाँ से कानपुर देहात जाना है तो कैसे जाते हैं? तो कहने लगे कि यहाँ से है तो नज़दीक पर आपको 1 आवर लग जाएगा रोड के हिसाब से। तो वो पूछ रहे थे कि आपको जाना कहाँ है? मैं बोला फ्रंटियर स्प्रिंग। तो कहते हैं मैं एक्चुअली वहीं जा रहा हूँ। वो उनके थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर थे। तो फिर उनसे मैंने बताया कि फिर आपसे ही जान लेता हूँ कुछ। तो उनसे बहुत अच्छी इनसाइट्स मिली कि इनका कभी भी टेक्निकल रिजेक्शन नहीं आया। माने ये सुपीरियर प्रोडक्ट क्वालिटी दे रहे हैं। इन्होंने बताया कि मैनेजमेंट इतने सालों से हम जा रहे हैं। मैनेजमेंट इज़ टू गुड। सारे प्रोसेसेस बहुत अच्छे हैं, तभी जाके ये ऐसा प्रोडक्ट बना पाए होंगे। तो उस साल मैं नहीं जा पाया। अ, पर ये कन्फर्मेशन तो आ गया कि अपने सही ट्रैक पे हैं। फिर 23 में हम एजीएम में चले गए। वो पाटिया साहब से पहली बार मिले वहाँ पे। वी फाउंड के बहुत ही टेक्निकली बहुत ही कैपेबल लोग हैं, एथिकल है। एक बंदे ने ये भी सवाल पूछ लिया कि सर इतनी छोटी कंपनी है, 4 करोड़ का कैपिटल भी नहीं है
और आपका मैनेजमेंट सैलरी 4 करोड़ है। तो उन्होंने हँसते हुए एक बहुत अच्छा जवाब दिया था कि भाई बात सही है, जो हम मेहनत कर रहे हैं, ले रहे हैं, पर बता के ले रहे हैं। हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बट 3.79 के कैपिटल पे 4 करोड़ की सैलरी 4 करोड़ की बहुत ज़्यादा टोटल है। मैनेजमेंट सैलरी। वो 2 ब्रदर्स हैं, उनका बेटा है, उनके वाइफ भी डायरेक्टर हैं। कुल मिला के करीब-करीब इतना सैलरी हो जाता था। तो ये एक ये भी स्ट्रेंथ है कि इतना सैलरी देने के बाद भी उनकी जो परफॉर्मेंस आ रही है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ रही है। तो ऑन टॉप ऑफ दैट जब वंदे भारत इंट्रोड्यूस हुआ, तो इट वाज़ अ बिग शॉट काइंड ऑफ। क्यों? क्योंकि वंदे भारत में ये खाली कॉइल स्प्रिंग नहीं चलेगा। तो इन्होंने कॉन्टिनेंटल जर्मनी से एक टाई अप करके इन्होंने एयर स्प्रिंग बनाया, जिसमें एक मेटल पार्ट रहता है और उसके ऊपर एक रबर गास्केट फिट होता है। वो रबर गास्केट अपने यहाँ इंडिया में नहीं बन रहा है, तो ये कॉन्टिनेंटल जर्मनी से इम्पोर्ट होता है। तो इनको पहला एक ट्रायल ऑर्डर मिल गया 2 करोड़ का। ट्रायल ऑर्डर मिला माने रेलवे का प्रोसेस ये है कि रेलवे पहले वेंडर अप्रूव करता है, फिर टेंडर देता है। मतलब कोई भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकता। इनके तो 3 ही हैं, अप्रूव्ड वेंडर 3 ही हैं और इसमें से इनको पहला 2 करोड़ का ऑर्डर दिया, माने इन्होंने एयर स्प्रिंग बना लिया है। तो रेलवे के प्रोसेस में पहले प्रोडक्ट अप्रूवल होता है, इट टेक्स अबाउट 6 मंथ्स, हो सकता है 6 महीने से 1 साल, और फिर फील्ड ट्रायल होते हैं। तो वो एक्चुअल कोच में लगाएँगे, उसको जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से चलाएँगे और उसके 6 महीने 1 साल तक फील्ड ट्रायल होंगे। उसके बाद में निकाल के देखेंगे कि ये सस्टेन हुआ, क्वालिटी बना रहा, जो डेटा रहा, वो ठीक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देन दे विल फाइनली गिव कमर्शियल ऑर्डर्स। तो इनको ये 2 करोड़ का ट्रायल मिल गया, माने प्रोडक्ट तो अप्रूव हो गया। तो ये अगर इसका इम्पोर्टेड का अगर कॉस्ट देखें, तो इट्स नियरली 4 टाइम्स। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, तो इन्हीं को ही प्रायोरिटी रहेगी और अभी दूसरा कोई आया नहीं है। माने ये ह्यूज अपॉर्च्युनिटी पूरी की पूरी इनको आएगी। तो फिर उनसे वहाँ गए, हमने फैक्ट्री विज़िट किया, देखा, वर्कर्स से मिले। 15-15 साल से 20 साल से वर्कर काम कर रहे हैं। माने ये लोगों को बहुत अच्छी तरह रख रहे हैं। तभी लोग इतने लॉयल रह के काम करते होंगे। बाकी स्टाफ से मिले, ऑल आर सैटिस्फाइड। उनके कंपनी सेक्रेटरी बहुत सालों से बदले नहीं हैं, जबकि बाकी कंपनियों में हम देख रहे हैं कि कंपनी सेक्रेटरीज़ तो फ्रीक्वेंटली बदलते हैं। तो ओवरऑल ये जो एक इम्प्रेशन था कि हमने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, तो वी कुड कोरबोरेट कि इसमें कुछ करना नहीं है। फॉर्च्यूनेटली ये बहुत अच्छी तरह प्ले आउट हुआ है और अभी करीब-करीब ये ऊपर 5400 जाके राइट नाउ इट इज़ अराउंड 4300। अभी इन्होंने एनएससी लिस्टिंग, हमने बताया था कि सर एनएससी लिस्टिंग करवा दीजिए, तो कैपिटल कम हो रहा था, तो एक ही ऑप्शन था, बोनस दे दे। तो 1:2 बोनस भी अनाउंस कर दिया है। तो ये हो जाएगा जब, तो एनएससी पे लिस्टिंग आ जाएगा। प्राइस भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट होगा, तो लिक्विडिटी थोड़ी बढ़ेगी। तो मतलब समझता हूँ कि एक कांसेप्ट को लेकर के और इनमें जो फ़ेथ था हमारा, एंड ही प्रूव्ड इट वेरी राइट एवरी टाइम। तो नियरली ये 15 से 4500 मान लीजिए, तो 300 एक्स वाह, आ गया ये। अ, क्या बात ऑफ़ है। कोर्स एक चीज़ है कि मतलब कोई भी ऐसे सुनता है तो लगता है कि भई हम सारे ऐसे ही करते होंगे। मैं समझता हूँ इट्स ग्रेस ऑफ गॉड। अपनी ठीक है, कोई छोटी-मोटी स्किल रहती है, पर अल्टीमेटली तो कुछ ऐसे हैं। हमारे एक दोस्त हैं, यूएस में हैं, वो यहाँ हमारे साथ थे और बाद में वो माइग्रेट हो गए, उनकी पूरी फैमिली वहाँ पे है। वहाँ भी, यहाँ भी बहुत अच्छे लोगों की हेल्प किया करते थे। मैंने देखा कि यूएस में बहुत ऐसा है ना कि वहाँ फैमिलीज़ न्यूक्लियर हो जाती है। तो अपने लोग भी बहुत सारे ऐसे देखे कि भई उनके अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो उनके साथ नहीं है।
और वो फादर्स डे पे वो गुलाब आता है सॉर्ट ऑफ। तो ये ऐसे बहुत सारे लोग मैं देखे कि इनको कॉल आ रहे हैं कि उनका बेटा नहीं कर रहा है, इनको कॉल कर रहे हैं कि भाई मेरा ये काम है। तो ये ऐसे-ऐसे भी मतलब हाँ, ही इज़ टू जनरस। अ, बहुत लोगों के वहाँ हेल्प भी करते हैं। तो शायद ये थियरी ऑफ कर्म जो है, तो मैं सबसे पहले कोई भी स्टॉक अगर मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं इनके अकाउंट में लेता हूँ। ओह! क्या बात है। हाँ, और उनका भी ऐसा है कि हम जैसे महीने में 2 महीने में बात होती है हमारी, तो ऐसा भी होता है कि स्टॉक के बारे में बात ही ना हो। हम वहाँ जाते हैं तो मतलब लास्ट टाइम गए थे तो 1 महीना न्यूयॉर्क में उनके घर थे और उनका अभी वार्निंग है कि अगली बार महीना नहीं चलाएँगे। तो ये कुछ मतलब वो थियरी मतलब पर्सनली आई बिलीव कि अल्टीमेटली कर्म ही आते होंगे। अपना स्किल का रोल कम है। हुँ, आई थिंक यू आर बीइंग टू मॉडेस्ट एंड टू नहीं, नहीं। हम्बल हियर। बट आपने मतलब इतना ह्यूमिलिटी आप में, मेरे को तो बहुत मतलब मज़ा आ रहा है आपसे बात करने। सो यू हैव मेड 300x ऑन वन स्टॉक, 200x ऑन अदर स्टॉक, 100x ऑन थर्ड स्टॉक। जी। तो इसलिए आपने अभी समझ रहा है कैगर का आंसर क्यों नहीं दिया क्योंकि ये नंबर से तो कैगर वुड बी अपवर्ड्स ऑफ अ 50-60%, राइट? अ, कैगर इतना तो ज़्यादा नहीं रहेगा क्योंकि हमने क्या है कि बीच में जो ड्रॉडाउन देखे हमने 2 मिस्टेक कर दिए। जो बहुत अच्छा जो साइकिल ये मिला था, जैसे मैंने बताया आईटी वाला था, तो उस टाइम हमारे पास इतना कैपिटल नहीं था, तो स्मॉल कैपिटल बेस से किया था। जो ये गिरा, तो गलती ये कर दी कि हमने वो फॉलिंग नाइफ पकड़ लिया। तो जो अच्छा प्रॉफ़िट आ रहा था, उसमें से एक सब्सटेंशियल पार्ट उसमें चला गया। तो ये एक अच्छा-सा ड्रॉडाउन हो गया। बट इट गेव ए वेरी गुड लेसन। एक बहुत अच्छा लर्निंग दिया कि जहाँ आपको बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत एक्सेप्शनल गेन्स आ रहे हैं, तो उसको अगर आप एनकैश नहीं करते हो, तो वो आइसक्रीम पिघल जाएगी। तो ये चीज़ हमको बहुत एडवांटेजेस लगी कोरोना में। कोरोना टाइम में इसका बहुत फ़ायदा मिला। व्हाट इज़ योर एग्ज़िट स्ट्रैटेजी इन द सेंस कि आपका एक आई थिंक मैंने पढ़ा था, एक आपका एक प्रॉफिट टेकिंग डिसिप्लिन होता है, राइट? कि आप ओके इतना ऊपर यस। चला गया तो देन यू सेल सर्टेन प्रोपोर्शन। सो व्हाट इज़ योर प्रॉफिट टेकिंग डिसिप्लिन? अ, ये थोड़ा इवॉल्व हुआ है, पर जैसे पहले ज़ीरो साइकिल में तो जैसे मैंने बताया आपको कि वो म मतलब बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन। तो मैंने करीब-करीब 1 लाख रुपया डाला था, कुल मिला के, उस टाइम पे जो भी था और इसका ये 6 हो गया। मेरा बजट बैठ गया, उस टाइम 6 लाख में घर बन रहा था। तो मतलब मेरा कोई थॉट प्रोसेस और था ही नहीं। तो एग्ज़िट 100% एग्ज़िट कर दिया। बाद में ग्रेजुअली ये जैसे आईटी में एक्सपीरियंस हुआ कि भाई अगर आपने नहीं लिया और ये सेक्टर ही डाउनटाउन में चला गया पूरा, तो आपका जो भी नोशनल गेन्स है, वो हाथ में नहीं आएगा। तो सब्सीक्वेंट साइकिल्स में हमने ऐसा कर लिया कि जहाँ पे अगर कोई मेजर एक्सटर्नल इवेंट दिख रहा है, तो जैसे हमारे ये जो हमारे ब्रोकर है, हमारे फ्रेंड है, 25 साल से उनके साथ हम काम कर रहे हैं, तो फैमिली जैसा है। उनकी टेक्निकल्स में बहुत अच्छी पकड़ है। तो एक गाइडेंस रहता है कि बहुत अच्छा चल रहा है, अब ये लेवल अगर टूट गया, तो मार्केट पूरा गया। तो मैं उनको पूछ रहा था कि क्या आपको लग रहा है कि मार्केट बिल्कुल टेलस्पिन में चला जाए? तो उस टाइम कुछ लेवल बता रहे थे 17,800। 17,800 अगर गया, तो मार्केट टेलस्पिन में चला जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी ऐसे करेक्शन आते हैं, तो उसमें कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, वो मायने नहीं रखता है। सब कुछ गिरेगा, बहुत अच्छे वो कम गिरेंगे और मेरिट नहीं है वो बहुत ज़्यादा गिर जाएँगे, पर गिरेंगे तो सही। तो फिर थोड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आता है। मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो 50% डाउन हो गया, तो आपको तो लगेगा और 2 लोग भी कहेंगे कि यार लिया नहीं आपने, छोड़ो। तो ये एक जनरल फीलिंग मैंने देखी है।
तो उसके बाद में हमने ऐसा बना लिया कि जहाँ बहुत सर्टेनिटी नहीं है, जैसे मान लीजिए ये 3 जो बताया मैंने, उस खास करके ये कैप्लिन है, फ्रंटियर है, जहाँ पे बिज़नेस मॉडल में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, एथिकल है, अपॉर्च्युनिटी साइज़ है और उनका बैलेंस शीट साइज़ भी एप्रोप्रिएटली बढ़ रहा है। तो वहाँ दिक्कत नहीं है कि भई ये 2000 था 1500 आ गया, कोई बात नहीं। वो तो वापस 2000 आ ही जाएगा। और अगर ऐसा करें हम, तो अभी तो लॉन्ग टर्म में भी टैक्स है। तो ₹15 का स्टॉक है, 4500 पे बेचा, तो 4500 पे 450 तो टैक्स देना है, ₹500 टैक्स देना है। तो ₹500 नीचे तक आप लें, तब तक तो कोई फ़र्क ही नहीं है और वो शॉर्ट टर्म में चला जाएगा। अगर वहाँ से अपॉर्च्युनिटी आई बेचा तो फिर से 20% टैक्स लग जाएगा। तो अ, बेसिकली ऐसा बाद में कर दिया कि जहाँ सर्टेनिटी नहीं है, वहाँ पे पहले अपना कैपिटल पुल आउट कर लेना है। मान लीजिए सुज़लॉन, सुज़लॉन देख रहे थे कि ये एक टर्न अराउंड केस हो सकता है। तो अ, एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना बन रहा था। गांधीनगर में जहाँ मैं रहता हूँ, अभी मान लीजिए ऑलमोस्ट 40% रूफटॉप कवरेज है। तो अक्सर देखा गया है कि गुजराती लोग हैं, तो पैसा कहाँ बचेगा देखेंगे। तो ये इसका मतलब आपका जो बिजली का बिल है, वो सब लोग इस तरह देखते हैं कि ज़ीरो कब होगा? तो उस कैपेसिटी का लगा दो, तो ये बात खत्म हो गई। तो मैं देख रहा था कि एडॉप्शन बहुत अच्छा आ रहा है सोलर में, अपने यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो इसका इम्पैक्ट ओवरऑल कमर्शियल, डोमेस्टिक दोनों रूफटॉप मिला के इलेक्ट्रिकल पूरे पावर सेक्टर पे क्या आएगा, वो देख रहे थे। तो अगर पीछे जाके देखें, तो नॉर्मली एक थर्मल गांधीनगर में मेरे घर के पीछे एक थर्मल पावर स्टेशन है और थर्मल पावर स्टेशन जहाँ से कंसेप्चुलाइज हो और ऑपरेशन में आए, इट विल टेक एटलीस्ट 4 इयर्स, क्योंकि जब कंसेप्चुलाइज हो जाए तो इतनी बड़ी जगह चाहिए, तो वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके जो भी टेक्निकल डिज़ाइंस बनाने पड़ेंगे। कोल लिंकेज चाहिए, तो एक रेलवे लाइन चाहिए, क्योंकि इसको फीड नहीं कर सकते हैं ट्रक से। तो ये सारी चीज़ें बनेंगी, फिर टेंडर अवॉर्ड होगा, तो कम से कम 18 महीने कंस्ट्रक्शन पीरियड लगेगा मिनिमम। तो 4 साल से पहले ये बन नहीं सकता। तो जो भी गवर्नमेंट की प्लानिंग है, और प्राइवेट प्लेयर्स है, तो ओवरऑल पावर सेक्टर में कैपेसिटी का जो एक ब्रॉड आउटले रहता है कि भई अपने इतने गीगावाट है अभी और 2030 तक आपने इतने गीगावाट तक पहुँचना ज़रूरी है। तो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट के, प्राइवेट के सारे ये प्लान्स रहेंगे। अब तो जो एंसिलरीज़ है इसकी, पावर एक ही चीज़ ऐसी है जो जिस दिन मतलब जिस मोमेंट पे प्रोड्यूस हुई, उसी मोमेंट पे कंज़्यूम करना है, सो फार। अभी हमारे पास ऐसा बैटरी स्टोरेज नहीं है कि हम आज आज प्रोड्यूस कर लें, कल कंज़्यूम कर लें। तो इसके लिए ये सारा जो चेन है, वो चेन आपको उसी मोमेंट पे चाहिए। तो रोड जैसा भी नहीं है कि बीच में टूटा है और आपने कहीं डाइवर्जन दे दिया, वो नहीं हो सकता। तो ये देखा कि ये पूरी चेन में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो आपके घर तक बिजली आएगी, तो घर के अंदर डोमेस्टिक वायर्स रहेंगे, स्विचेज़ रहेंगे, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहेंगे। इससे आगे देखें तो जो मेन ट्रांसमिशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन रहेंगे, वो आएँगे सबस्टेशन से, तो वहाँ स्विचिंग इक्विपमेंट रहेंगे। इसके आगे देखें तो ट्रांसमिशन लाइन्स रहेंगे और टावर रहेंगे और ये जो मेन ट्रांसमिशन लाइन है, तो ये हाई वोल्टेज है। तो जब सबस्टेशन पे जाएगा, तो उसको स्टेप डाउन करना पड़ेगा। तो ये स्टेप अप, स्टेप डाउन में हर एक जगह ट्रांसफार्मर चाहिए। तो एक देखा कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा कंपोनेंट है कि जो हर जगह चाहिए और इसका जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, वो रातों-रात बढ़ नहीं सकता। उसमें 2 कैटेगरीज़ मेन है, एक 440 एंड अबोव और नीचे। नीचे वाले हैं उसमें बहुत प्लेयर्स हैं। ऊपर वाले में एक बेल है, एक ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स है।
और बाकी सीमेंस अभी भी मतलब बड़े लोग जो हैं, पर वो एमएनसी प्राइसेस पे है। तो प्राइस कंपटीशन में भेल और ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर 2 ही है इस कैटेगरी में। और ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स की बैलेंस शीट बहुत खराब है। लॉसेस में जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी खराब है। कॉमन पार्लेंस में देखें तो ₹1 का स्टॉक है। फॉर्च्यूनेटली वो अहमदाबाद में। तो ये देख रहे थे कि जैसे-जैसे सोलार बढ़ता जाएगा, तो जो जो काम 4 साल में हो रहा था, वो 6 महीने में हो रहा है। माने बिजली प्रोड्यूस 4 महीने के 4 साल के बाद होगी, ये असम्पशन लेकर के पिछली चेन जो है, उसके ऑर्डर हो रहे थे। अब ये 6 महीने में हो रहा है। तो जो रूटीन है ऑन टॉप ऑफ दैट एक बहुत बड़ा डिमांड सर्ज आ जाएगा, जहाँ ये सारे कंपोनेंट जल्दी चाहिए। अगर जल्दी चाहिए तो ये कैसे देंगे? तो हमने थोड़ी कोशिश की और ये ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर में गुजरात में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है गवर्नमेंट का, तो वहाँ के कुछ ऑफिसर्स थे, उनसे कुछ पता किया। तो पता चला कि ये जो मामतोरा साहब है, जगदीश मामतोरा, वो बड़े ही टेक्निकल एक्सपर्ट है ये इन चीज़ों में। तो कभी-कभी कोई इनको भी रेफ़रेंस लेना होता है तो उनको कॉल करते हैं। तो हमने रेफ़रेंस लेके मामतोरा साहब से टाइम लिया। तो वो नहीं मिले, उनके एक चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, वो मिले। ये डायरेक्टेड कि भई ये आपसे बात करेंगे। तो हमने उनसे समझा कि आप क्यों लॉस कर रहे हैं? तो मेन चीज़ ये थी कि कॉम्पिटिटर भेल है। भेल पीएसयू है। तो भेल के लिए सैलरी करना कोई इश्यू नहीं है। वो प्रॉफ़िट में चले, लॉस में चले, उनको इतना काम चाहिए, तो उसके हिसाब से वो कोट करेंगे। तो कहते हैं हम तो ये कर नहीं सकते, पर कॉम्पिटिशन है तो हमको भी नीचे कोट करना पड़ता है। तो इसलिए हमारी प्रॉफ़िटेबिलिटी बन नहीं रही है। मैं बोला अब क्या कोई बदलाव आ रहा है? बोला तो बहुत बदलाव आ रहा है। अभी इतने ऑर्डर आ रहे हैं कि वी हैव स्टॉप्ड अंडरकटिंग, कि भई इतना हमारा रेट ये है, लेना है तो लीजिए। द वी कुड सेंस के ये जो बहुत ही खराब चित्र दिख रहा है, वो बहुत ही जल्दी बदलने वाला है। पर मार्केट में समहाउ इसका सेंस अभी तक आया नहीं है। मार्केट ने नहीं सेंस किया है। तो फिर इंटरनल डिबेट में भी हमारा ये हुआ कि कुछ लोग कहते थे कि भई ₹1 का स्टॉक है, ये ऑलरेडी ₹25 कोट कर रहा है, माने 10 का गिने तो 250 का है। मैं बोला वो देखने की चीज़ ही नहीं है, मार्केट कैप क्या है वो देखिए। तो वी डिसाइडेड कि विल गो फॉर इट। फॉर्च्यूनेटली ये इट प्लेड आउट लाइक दैट। और बाद में तो मधुकेला साहब ने पीछे एंट्री किया उसमें, तो फिर तो फैंसी भी हो गई स्टॉक में। तो ये मान लीजिए 2.5 साल में और ₹25 से ₹1300 हो गया। तो ये ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर में तो ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर जिस तरह देख रहे थे, देन वी लुक्ड फॉर अदर ट्रांसफार्मर्स। तो उसमें एक मिला सिल्चर, तो ये बड़ौदा में है। और बड़ौदा ट्रांसफार्मर का एक क्लस्टर ज़ोन है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे। मतलब जब प्रमोटर की साइट देखना है, वो स्किलफुल होने चाहिए, एथिकल भी होने चाहिए, तभी माइनॉरिटी होल्डर्स को भी मिले। तो ये सिल्चर आई थॉट, पहले नाम देखा तो मुझे लगा ये आसाम का है, आसाम में सिल्चर है, तो सिल्चर में होगा तो ये होगा। फिर आई वाज़ सरप्राइज़ कि ये तो बड़ौदा में है, तो ये सिल्चर नाम क्यों रखा है? तो हमने कनेक्ट किया, पता चला वहाँ से ये जो 2 भाई हैं प्रमोटर्स, उनके बेटर हाल्फ है। उनका नाम है शिल्पा और चारू। ओके। तो इनको मिला के इन्होंने ये सिल्चर नाम रखा है। ऑफ कोर्स ये उनसे कन्फर्म नहीं कर पाए, बट वहाँ के सोर्सेज़ से पता चला कि भई ये स्टोरी है। मतलब जो लोग अपने बेटर हाल्फ को भी इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो एटलीस्ट अनएथिकल नहीं हो सकते। तो ये बहुत ही अच्छे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे था। ये करीब-करीब ₹500 था और उसने एक पे एक बोनस दे दिया और ये हाई में गया करीब-करीब 6400। छोटे भी ट्रांसफ़ॉर्मर्स किए। एक बहुत अच्छा मिला नीचे इंडोटेक ट्रांसफ़ॉर्मर्स, वो भी करीब ₹200 कोट कर रहा था। ऊपर कोई ₹2200 गया, अभी 1400 के आस-पास कोट कर रहा है। माने ये एक टॉप डाउन अप्रोच था कि ये सेक्टर को स्टडी किया, उसमें कहाँ-कहाँ मतलब क्या बदलाव आ रहा है, एंसिलरी कहाँ पे है
और लाइकली ये सिनेरियो कितनी जल्दी बदलेगा। कुछ अच्छे केबल मिले, ये एक एसएमई में मिला डायनेमिक केबल जयपुर का। तो जयपुर एक क्लस्टर है जहाँ इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज, केबल्स, स्विचेस, तो जयपुर में आरएमसी स्विच गियर मिला, ये डायनेमिक केबल मिला, इंसोलेशन एनर्जी मिला। और इंसोलेशन एनर्जी ऑफ कोर्स थोड़ा ज़्यादा हाइप हो गया होगा, एक्सेप्शनल मिला। 2 साल में 47 टाइम्स, 100 रुपया था, 4700 हो गया ऊपर। अभी गिर के कोई 1000 है, माने स्प्लिट हो गया तो 100 हो गया। बट अगेन आई फील के दिस इज समथिंग ग्रेस ऑफ गॉड, क्योंकि आपको ये मिल रहा है। पर बेसिक जो इंटरेस्ट है वो एकेडमिक्स में है। तो माने आप केमिकल्स को कैसे समझोगे, फार्मा को कैसे समझोगे, मैकेनिकल को कैसे समझोगे, तो ये थोड़ा-सा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का एडवांटेज भी आता है। और फिर एकेडमिक इंटरेस्ट है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो ग्रेजुएट लेवल के मैंने अलग-अलग 90 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दिए। 90 सब्जेक्ट? 90 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दिए। इतने क्यों? इंजीनियरिंग में थे तो एक सेमेस्टर में 6-6, कोई एक होगा जो 2 पार्ट में रहेगा, रिपीट होगा। तो 4 साल हमने किए। तो वहाँ करीब-करीब हमने नियरली 40 डिफरेंट सब्जेक्ट पे काम किया। मैं आईटी में बाद में चला गया। आईटी में तो आप रुक नहीं सकते। हमने चालू किया था मेनफ्रेम से, जब पीसी था नहीं, तो कंपल्सरी आपको जो मेनफ्रेम है उसी का पूरा प्रोप्राइटरी स्टडी करना होगा। तो वहाँ वो किया, बाद में पीसी आ गए। तो पीसी में उस टाइम पे लैंग्वेजेस थे। तो फोर्ट्रान, कोबोल, तो हमारे इंजीनियरिंग में फोर्ट्रान लैंग्वेज से डिज़ाइन करते थे। तो फोर्ट्रान, फिर कॉमर्शियल देखना था तो कोबोल किया, बेसिक था। फिर थोड़ा डीप चले गए तो असेंबली में चले गए। फिर वहाँ से ये आईटी में करते गए तो फिर बहुत सारे, मतलब जो टेक्नोलॉजी बदलती गई, लास्ट में हमने उडू ईआरपी किया। मेरा थोड़ा इंटरेस्ट इस तरफ था तो वहाँ के ये जीपीएससी वगैरह एग्ज़ाम्स दिए। तो मैंने सोचा कि इसमें और सब्जेक्ट मिलेंगे, तो बैंकिंग, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऐसे-ऐसे दिए, लॉ, एमबीए किया। तो वहाँ पे सेल्स, एचआर, वो स्पेशलाइज़ेशन नहीं था, कंपल्सरी एक ही स्ट्रीम था। तो ऐसे-ऐसे आई वाज़ वंडरिंग सम टाइम कि भई मैं कर क्या रहा हूँ? कभी बट ऐसे आई नहीं एन्जॉय, लगा बहुत ज़्यादा ही हो गया अब ये? बट आई एन्जॉय, जस्ट आई एन्जॉय रीडिंग। One more story I wanted to discuss from your journey was Jyoti Resins. तो ज्योति रेजिन्स का क्या स्टोरी है, जो फेविकॉल का कॉम्पिटिटर है, एंड उसमें आपने कैसे डिसाइड किया कि ओके इसमें इन्वेस्ट करना है? अ, ये इंसिडेंटली एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई थी। अ, मेरे घर में एक कपबोर्ड रह गया था। उसका फ्रेम बन गया था, डोर बनाना बाकी था। तो कोई जो मिस्त्री काम करते हैं, तो कोई एक डोर के लिए आ नहीं रहा था कि भाई पूरा बड़ा काम है तो आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। तो हमारे पड़ोस में उनका काम चल रहा था। तो मैंने उनको पूछा कि भई आप पड़ोस में ही काम कर रहे हो तो मेरा एक डोर बना दो। तो ही सेड कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं बोला यहाँ काम कर रहे हो, मान लो उसके एक डोर ज़्यादा है, तो फिर उन्होंने थोड़ा कोट ज़्यादा कर दिया। मैंने उनको पूछा कि भई इतने में तो पूरा कपबोर्ड आ जाता है, आप तो डोर लगा रहे हो एक। तो फिर वो समझाने लगे कि इसमें फ्रेम करना पड़ता है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। तो माय वाइफ सेड कि भई और मिलेगा नहीं, कर लो इसे। बोला ठीक है भाई कर ले, पर इसके लिए मैं कुछ नहीं करूँगा। जो करना है तुमको करना है, तुमको मटेरियल लाना है, वो जो करेंगे तू करे, मैं कुछ नहीं करूँगा। हुँ। तो ही सेड कि फाइन। तो फिर वो सब कुछ लेके आए, तो ऑब्वियसली वो तो कोई हर एक चीज़ ए ग्रेड की नहीं लाएँगे। उनका मुनाफ़ा जो बढ़ेगा ऐसा ही लाएँगे। तो उसमें फेविकोल के बजाय ये यूरो लेके आए। फिर मैंने देखा, थोड़ा डाँट दिया उनको कि भैया पूरा जो माँग रहे हैं आप, पूरा पैसा हम दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, फिर भी ऐसा कचरा उठा के ला रहे हो। तो वो थोड़ा एनॉय हो गए कि भई आप कैसे कह रहे हो ये कचरा है? मैंने बोला भाई ये फेविकोल मिल रहा है और तुम ये सस्ता ला रहे हो। वो कहता है ये सस्ता नहीं है,
इसका प्राइस फेविकॉल का ही है। बोला तो फिर फेविकॉल में क्यों नहीं ला रहे हो? तो कहता है हम तो इसको 15 साल से यूज़ कर रहे हैं। तो मैं बोला ये उखड़ जाएगा फिर? तो कहता है मेरा गारंटी है, उखड़ जाएगा मैं पूरा पैसा वापस कर दूँगा। तो आई वाज़ बिट सरप्राइज़ कि हमने ये प्रोडक्ट कभी देखा ही नहीं, तो ये है कहाँ से? तो फिर मैंने वो डिब्बा लेके चेक किया, तो पता चला कि ये तो अहमदाबाद की ही कंपनी है। तो इनके जो अभी एमडी है उत्कर्ष उत्कर्ष भाई, तो आई ट्राई टू कनेक्ट कि भई इनका तो ये दिख नहीं रहा है और पीडीलाइट इतना बड़ा है, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है, इससे ये कैसे टक्कर ले पाएगा? और ये कह रहा है 15 साल से लगा रहे हैं। तो हमने कनेक्ट किया तो दे रिफ्यूज़ कि भई हम स्टॉक वालों से नहीं मिलते। तो फिर हमारे एक उनके बैंकर थे, ऐसे एक दोस्त निकले, तो इस साइड के हमारे यहाँ हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। तो फिर उनको बताया कि भई हमारा इंटरेस्ट एकेडमिक है और आपने क्या बनाया है, क्या बिज़नेस मॉडल है, उसके बारे में बात करना है, आपके स्टॉक के बारे में बात नहीं करना है। फिर ये एग्रीड कि ठीक है, हम एक 10-15 मिनट मिलेंगे। फिर हम वहाँ गए तो उस टाइम पे वो एक छोटी-सी बिल्डिंग थी, कमर्शियल बिल्डिंग, उसमें उनका ऑफ़िस था। उनका भी बहुत ही मान लीजिए 9 बाय 9 का ऑफ़िस था, उनका चैम्बर वहाँ पे। तो थोड़ी देर उनसे बात हुई। अ, फिर ग्रेजुअली उनको थोड़ा इंटरेस्ट आता गया। तो उन्होंने कहा था 10-15 मिनट मिलेंगे, फिर 2 बार कॉफ़ी मँगाया, हम करीब में 1 डेढ़ घंटा बैठे। एक यूनिक चीज़ देखी उनमें कि उनका कहना था कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग में कोई अ, हाई टेक्निकलिटीज़ नहीं है। इट इज़ काइंड ऑफ मिक्सिंग। तो बना तो कोई भी सकता है, जो कारीगरी है वो तो बेचने में है। तो फेविकॉल से टक्कर कैसे लें? उनका तो एडवर्टाइजिंग बजट जो है इतना तो अपना टर्नओवर नहीं है। तो इन्होंने एक दूसरा रूट ले लिया कि भई नॉर्मली इसमें इन्फ्लुएंसर कौन है? तो ये मिस्त्री है, कारपेंटर है। तो उन्होंने ऐसा कर दिया कि जो कारपेंटर यूरो ब्रांड लेंगे, उनको एक इंसेंटिव मिलेगा, कोई कूपन मिलेगा और उसके मान लीजिए 200 पॉइंट हो गए, तो उनको कोई मिक्सर मिलेगा, 500 हो गए तो ओवन मिलेगा, 5000 हो गए तो फ्रीज़ मिलेगा सॉर्ट ऑफ। मतलब ऐसा कोई स्कीम उन्होंने निकाली। अब प्रोडक्ट जो है, उसमें कोई इश्यू है नहीं। वो फेविकॉल जो है, वही चीज़ यहाँ है। तो ऑब्वियसली वो इनको जो इंसेंटिव है, उसके हिसाब से ही वुड प्रेफर दिस ब्रांड और इनको कोई एडवर्टाइज़मेंट करना नहीं है। तो उनको एडवर्टाइज़मेंट का कोई खर्चा नहीं है। तो ये मॉडल ये बिल्ड करते गए और इन्होंने बताया कि भई हमारा 6 स्टेट में सेटअप हो गया है। आई वाज़ वंडरिंग कि आपका प्रॉफ़िट तो आ नहीं रहा है। तो कहते हैं अभी जो हम काम कर रहे हैं वो ये सेटअप कर रहे हैं हर एक स्टेट में। तो वहाँ जो ये कारपेंटर मीट करते होंगे, डीलर एस्टेब्लिश करते होंगे। तो कहते हैं 6 हो गए हैं, 6 में चल रहा है। बोला 6 में चल रहा है माने हो सकता है कि आपका 1 साल और प्रॉफ़िट ना आए, मतलब नीचे नहीं दिखेगा। इस साइड का हो सकता है ऐसा। उस टाइम पे ये ₹40 था। तो आई वाज़ वंडरिंग कि ये 12 स्टेट हो गए इनके, इसके बाद में तो सीधा ही बॉटम लाइन पे ही आना है और प्राइस तो इनका कम नहीं है, एडवर्टाइज़मेंट खर्च नहीं है, तो मार्जिन तो इनका बहुत बढ़िया बनने वाला है। तो आई सेड कि आप एक्सपांड करेंगे या नहीं करेंगे? ही सेड कि हमारे पास ऑलरेडी 50% कैपेसिटी स्पेयर है। तो वो ऑपरेटिंग लीवरेज तो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जैसे ये 12 स्टेट हो जाएँगे, तो ऑब्वियसली हम हमारा वॉल्यूम अकॉर्डिंगली स्केल अप हो जाएगा। तो अभी जब तक वो ना कर ले तो और एक्सपांशन करने का कोई मतलब नहीं है। तो कैपेक्स भी नहीं है पीछे, तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चला जाए ऐसा कुछ है नहीं। तो आई फाउंड कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल बना है। तो हमने उनको थैंक किया और हमने ये ₹40 में बोला ये एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी दिख रही है। कुछ लोग हमारे ग्रुप में भी कन्विंस हुए, कुछ नहीं हुए कि भई पीडीलाइट के सामने कोई टक्कर ले ही नहीं सकता। तो ये तो पीडीलाइट इसको 2 मिनट में मिटा सकता है।
इतनी ताकत है ना, इतना एस्टैब्लिश ब्रांड है, विजिबिलिटी है। आई वाज़ समहाउ कन्विंस्ड कि ये जो काम कर रहे हैं, उनमें उनका निश है और जिस तरह से वो अपने काम पे फ़ोकस्ड है, मतलब उन्होंने बता दिया कि स्टॉक वालों से नहीं मिलना है, माने उनको वो इन्फ्लेशन में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये अपना ही काम कर रहे हैं। वेरी अगेन ग्रेस ऑफ गॉड फॉर्च्यूनेटली इट वेंट टू 4000। तो हमने वहाँ एक पार्ट एग्ज़िट कर दिया। अभी ये 1:2 बोनस के बाद में है। आई थिंक करंटली अराउंड 1100-1200 ऐसा हो रहा है। अ, फिर 5 साल के बाद उत्कर्ष भाई से फिर मिले। अब तो उनका बड़ा शानदार ऑफ़िस है, एक बड़े अच्छे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में। पहले पूरा ऑफ़िस था, उतना ऑफ़िस उत्कर्ष भाई का है। अच्छा ये लगा वो 5 साल के बाद भी पहचान गए। हाँ, वो उन्होंने लास्ट में मुझे पूछा था कि भैया आपको क्या लग रहा है हमारा कंपनी का? तो मैंने उनको बताया था कि सर मुझे आप में एक बहुत ही बड़ा स्टार दिख रहा है। तो उनको याद था। तो 5 साल के बाद मिले। इट वाज़ नाइस मेमोरी। Are you still bullish on this company? हाँ, अभी यहाँ से आई आई थिंक इट शुड बी अ कंपाउंडर। अब आगे कितना एक्सपांशन कर पाते हैं और ये इट विल बी काइंड ऑफ प्रॉक्सी टू रियल एस्टेट। एक और थोड़ा-सा ट्रेंड ये देख रहा हूँ कि जैसे मैंने जो फर्नीचर अपने घर में बनाया वो मैंने ऐसा बनाया कि मैं 15 साल, 20 साल यूज़ कर सकूँ। अभी जो ये जनरेशन में थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है। इनको ऐसा नहीं चाहिए। एक ही फर्नीचर 15 साल नहीं चाहिए, नया चाहिए। दैट कैन फ्यूअल डिमांड क्योंकि ये वही जो नया बनेगा तो बनेगा, रिप्लेसमेंट डिमांड भी आएगा, तो हो सकता है। अ, अब फिर से एक बार उत्कर्ष भाई से मिलेंगे, उनका थॉट प्रोसेस जानेंगे। बट ये जो डिमांड में इंक्रीज होगा वो तो दोनों कंपनीज को फायदा होगा, राइट? पीडीलाइट को भी और हाँ, इनको भी। हाँ, इनको दोनों को होगा, पर इ इसके ऑन बेस्ड ऑन दिस हमें एक तीसरा मिला। इट वाज़ वेरी सरप्राइज़िंग जब हम मेरा मेन इंटरेस्ट सरप्राइज़ में है। तो हम ये लखनऊ से होते हुए नैमिषारण्य गए, ये रिलीजियस टूर वाले में। तो वहाँ सिटी से पास होते हुए देखा मैंने कि बहुत सारे अ, वहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं जीवन जोर। सरप्राइज़ कि जीवन जोर क्या है? तो देखा कि ये एडहेसिव है। मैं बोला ये वही कैटेगरी में आ गया है, तो हमने तो कभी सुना नहीं। तो उसमें थोड़ा डीप डाइव किया तो पता चला कि ये तो जुबिलेंट ग्रुप का है। हमने एक किया हुआ था कोरोना टाइम में जुबिलेंट फार्मा। जुबिलेंट फार्मा में उसका जो पीछे हिस्ट्री देखें, तो ये भरतिया ग्रुप की ये कंपनी और शायद पुराना नाम था वाम ऑर्गेनिक्स। वहाँ से ये बदलते-बदलते मर्ज होते हुए आए हैं और इन्होंने डिमर्जर किया। तो एक जुबिलेंट इनग्रे आ गया इसमें से। फिर से एक डिमर्जर हुआ, तो ये जुबिलेंट एग्री एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट आ गया। तो ये जीवन जोर है, तो उनके एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने ऐसा क्लेम किया है कि दिस इज़ सेकंड लार्जेस्ट ब्रांड। तो मतलब ये पीडिलाइट से नेक्स्ट है और इसके अंदर का वैल्यूएशन देखें, तो खाली एक ही ब्रांड बाहर निकाल लें, तो भी ये तो सब्सटैंशियली हाई वैल्यूएशन पे जाना चाहिए। तो वी थॉट कि ये आज नहीं तो कल इसको डिमर्ज करेंगे ही। तो ऑलरेडी ये फार्मा से इनग्रे आया था, एक ये जुबिलेंट एग्री आ गया। तो फॉर्च्यूनेटली ये सारे स्टॉक, ये जुबिलेंट फार्मा जो 150 था, वो करीब 1200-1300 हो गया। इनग्रे डिमर्ज हो गया, इनग्रे फिर से 700-800 रुपये हो गया। फिर से ये जुबिलेंट कंज्यूमर डिमर्ज हो गया और ये ऊपर 2300 रुपया हो गया। तो ये सीरीज़ ऑफ मल्टीबैगर जुबिलेंट फार्मा ने दिए। तो ये परफॉर्मेंस केमिकल और एग्री प्रोडक्ट्स ये 2 फिर से सेपरेट कर रहे हैं। तो अभी ये भी फिर से डिमर्ज हो गया है। जो एग्री वाला पार्ट है वो लिस्ट होना बाकी है। तो ये मतलब सिंपल ऑब्जर्वेशंस जो है और कहीं कुछ क्या हो रहा है
तो ऑब्जर्व करते जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा। अगर मैं 2026 की बात करूँ, इफ देयर हैज टू बी वन स्टॉक दैट यू आर वेरी बुलिश ऑन, वो कौन सा स्टॉक होगा? ओके, 2026 में ये जो हमारा एक छोटा सा ग्रुप है, ऑल फ्रेंड्स, अलग अलग एक्सपर्टीज है सबकी। अ, एक मेरे साथ में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अमित जी। उनका कोई 20-22 साल का एक्सपीरियंस है। चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद उन्होंने कोई जॉब नहीं किया, कोई बिज़नेस नहीं किया। डे 1 से माने कोई इंटर्नशिप किया होगा, बाद में सीधे ही इक्विटी में आए। ही इज़ अ फैंटास्टिक आई ऑन फोरेंसिक। तो बहुत सारे टर्न अराउंड केसेस देखते हैं वो, एनसीएलटी वाले और ये। और इज़ अ वेरी शार्प आई कि अंदर क्या हो रहा है, वो डिफरेंट मूवमेंट से प्रमोटर क्या कर रहे हैं, किसका स्टेक चला गया, किसका आ गया। कोई मान लीजिए ये साडा एनर्जी था, जिसने ये केस के पावर ले लिया एनसीएलटी से। तो वो एक वर्किंग एसेट, इतना बड़ा वर्किंग पावर एसेट उनको विदाउट एनी जेस्टेशन मिल गया, दैट टू एट वेरी लुक्रेटिव वैल्यूएशन। तो उनको तो एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया। स्टील में मेजर कॉस्ट इज पावर, मेटल्स में। तो ये उन्होंने काफ़ी पहले से लिया था और ये ग्रेजुअली देखा। अभी लास्ट हम रायपुर में गए, अभी हमने लास्ट एक रायपुर विजिट किया था। तो वहाँ एक और लिस्टेड कंपनी है, बजरंग अलायंस। उनकी पेरेंट कंपनी है बजरंग पावर, पावर एंड इस्पात। वो भी बड़ी कंपनी है, सब 5000 करोड़ कंपनी। तो वहाँ रायपुर में देखा कि रायपुर इज स्टील बेल्ट, तो ये साडा एनर्जी भी वहाँ है, ये बजरंग अलायंस भी वहाँ है, और संभव स्टील है। तो एक क्लस्टर में जाकर के देखा कि भाई अलग-अलग लोगों के अलग-अलग मार्जिन्स, अलग-अलग बिज़नेस स्केल अप कैसे बन रहे हैं। तो साडा एनर्जी एक ऐसी कंपनी निकली जो उनको एक इंट्यूशन आता है कि स्टील टॉप हो गया। तो उन्होंने 2 बार ऐसा किया, प्रोडक्शन बंद कर दिया, कंप्लीटली प्रोडक्शन बंद। जो इन्वेंटरी है खाली कर दिया। वो नहीं किया होता है, सब्सटैंशियल लॉसेस आते। तो ये एक मतलब एक यूनिक एक्सपीरियंस था कि कोई बिज़नेसमैन जो मैन्युफैक्चरिंग में है, वो अपने इंट्यूशन से इतने परफेक्ट डिसीजन, मतलब ये एक ही कंपनी ऐसा है जिसको कभी लॉस ही नहीं हुआ। कमोडिटी में कोई ऐसी कंपनी हो कि जिनको कभी लॉस ही ना हो, तो इनके पीछे ये रीज़न था। तो इस हिसाब से देखते जाते हैं हर एक सेक्टर में जहाँ भी कोई इनसाइट मिलता है। ये 2026 में मतलब हमने एक करीब 1.5 साल पहले एक डिस्कशन हमारा ये हुआ था। ये जो एआई आ रहा है, तो जैसे हमने प्रिलिमिनरी जो भी टूल्स मिले, उनसे एक्सपेरिमेंट किया एंड आई फाउंड कि इट इज़ अमेजिंग इन द सेंस के ये जो सारा जो ऑफ़िस में मैं काम कर रहा था, तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ़िसेज़ रहते हैं तो उसमें जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, तो उसमें भी ये रहता है कि भई आप कोई एक ड्राफ्ट लिखते हैं, फिर वो टाइपिस्ट को देते हैं, वो टाइप करके लेके आता है, आप उसको करेक्ट करते हो, फिर से वो टाइप कर लेता है, फिर उसका प्रिंट निकालता है, फिर जाता है, ये प्रोसेस है। फिर अ, बॉस देखते हैं, उनको लगता है कि ये नहीं ये है, फिर वो बदलते हैं। तो एक लेटर को प्रोसेस होने में एक सब्सटैंशियल टाइम लग जाता है। अब मैंने देखा कि भई वही काम अगर मैं अगर वहाँ होता और ये टूल होता, तो ये काम तो 1 मिनट का भी नहीं है। तो बहुत सारा एनर्जी अ, बच जाएगा, एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगा। साथ में माने मेरे वहाँ ऑफ़िस में 25 टाइपिस्ट है, एक का भी काम नहीं है। तो ये बहुत लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इम्पैक्ट लाएगा। दिस वाज़ आवर डिस्कशन थीम अबाउट 1 एंड हाल्फ ईयर्स बैक, जब ये पहली बार हमने देखा। तो मुझे इसके ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा दिख रहा था कि सर्विसेज के जितने भी सेक्टर्स हैं, उन सब के ऊपर ये रिस्क आ रहा है। हो सकता है कि ये ग्रेजुअल आए, बट सम डे इट विल प्ले आउट।
और कल ही हम देख रहे थे कि सारा आईटी इंडेक्स 6-7% डाउन हो गया। वो एक ही जो कंपटीशन टूल आया है उसकी वजह से। तो द सेम थिंग आई एक्सपेक्ट इट विल प्ले आउट विथ वेरियस सर्विसेज। मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो अब मुझे रिटर्न फाइल करना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी कर सकते हैं, तो ऑलरेडी जैसे आपने देखा होगा शायद, इंटेलेक्ट डिज़ाइन है, उन्होंने अपना कंप्लीटली अपना प्लेटफॉर्म ही टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। तो उनके लेटेस्ट अनाउंसमेंट में देख रहा था, दे हैव गॉट रफली 200 टाइप्स ऑफ वाउचर्स स्टैंडर्डाइज्ड। ऐसा कोई भी वाउचर है आपने अंदर डाला, बाकी सारी चीज़ वो स्कैन करके ऑटोमेटिक एंट्री हो जाएगी। माने कोई एंट्री की ज़रूरत नहीं है, उसको वेरीफ़ाई करने के लिए अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं है, उसको सर्टिफ़ाई करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं है। आपका पूरा एनालिटिक्स में भी रियल टाइम में बन के आ रहा है। तो कोई चीज़ आप कर रहे हो, वो गलती वहीं बता देगा कि आपको ये नहीं करना है। तो रॉन्ग एंट्री का कोई सवाल ही नहीं आएगा। तो सारे के सारे जो अकाउंट्स प्रोफेशनल है, तो उनके ऊपर रिस्क है। हम जो कर रहे हैं, कोई बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं, उसमें से वो क्या हो गया, 10 साल में क्या हो गया। अभी से आप अब स्क्रीनर पे तो स्क्रीन तो लगा ही सकते हैं फ़िल्टर करके कि मुझे ऐसे-ऐसे क्राइटेरिया में कौन है, वो दे दो, वो दे रहा है। ये प्रोसेस फर्दर ऑटोमेट हो जाएगा। तो जहाँ चेंज आया, तो काफ़ी सालों पहले मैंने मूवी देखी थी वो मैट्रिक्स। इट लुक्स लाइक कि वो एक ज़िंदा हो रहा है, जहाँ मशीन ह्यूमन से ऊपर जाने लगा है। तो इसकी वजह से मैं ये जो सर्विस सेक्टर है, उसके ऊपर थोड़ा कॉशियस हूँ। अगर फ़ोलियो में कोई स्टॉक है तो रिव्यू करके हम देख लेंगे। अ, इंडियंस जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग बहुत ही जुगाड़ू हैं, किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। तो ये होप है। और जो टूल्स अवेलेबल हैं, टूल्स का यूज़ करके जो लोग काम करेंगे, उनकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। वो बहुत आगे आ जाएँगे। तो ऐसा मानना है मेरा कि जो छोटे एजाइल कंपनीज़ हैं, जैसे ये बताया सिंसिस, एक सिंसिस टेक्नो है, तो वो 2 साल में मान लीजिए सवा सौ से अभी आई थिंक इट इज़ कोटिंग 100 1150, ये जीआई स्पेस में है। तो किसी को कोई भी निश मिल गया, जीआई क्या होता है? जीआईएस, क्या होता है? ये ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन माने स्पेशल डेटा है। हुँ। गूगल मैप जो है, हुँ। तो अपने डेटा टेबुलर फॉर्म में रहते हैं। तो ये कॉन्टेक्सचुअल डेटा है विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफिकल लोकेशन। अ, तो उस डेटा के हिसाब से ये काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक वाटर सप्लाई नेटवर्क बनाया है, तो वो नेटवर्क, पूरा नेटवर्क अगर मैं गूगल मैप पे डाल देता हूँ, तो मुझे नेक्स्ट टाइम कोई भी प्लान करना है, तो मुझे ही नहीं, मुरी मेरी पूरी टीम को वही अवेलेबल है। तो वहीं से मेंटेनेंस करेंगे, वहीं से न्यू प्रोजेक्ट्स करेंगे। तो मतलब कोई भी निश एरिया में कोई छोटी कंपनियाँ हैं, जैसे एक बहुत छोटी कंपनी निकली टेरासॉफ्ट। टेरासॉफ्ट ने पार्टनर कर लिया आईटीआई से। आईटीआई को टेंडर मिला है बीएसएनएल का भारत नेटवर्क। ये पूरे देश में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लेआउट कर रहे हैं। तो जो मैनेजमेंट है, नेटवर्क मैनेजमेंट, वो काम टेरासॉफ्ट में। अब टेरासॉफ्ट 250 करोड़ मार्केट कैप की तो कंपनी है, और 3000 करोड़ का ऑर्डर लेके आई। तो इंटरनली भी हमारा डिस्कशन हुआ, तो कुछ लोग काफ़ी स्केप्टिकल थे कि भाई वर्किंग कैपिटल ही कितना चाहिए इसको। तो माय थॉट प्रोसेस वाज कि इसका पार्टनर आईटीआई है, बहुत बड़ी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी। मान लीजिए नहीं हुआ, तो ये 250 करोड़ वाला कितना गिर सकता है? वीज़-वीज़ हो गया, तो क्या हो जाएगा? तो फॉर्च्यूनेटली हो गया। तो इन 1 एंड हाफ ईयर्स, 2 ईयर्स इट वेंट 10x। तो ये ऐसी जो टेक्नोलॉजी कंपनियाँ रहेंगी, या जो जिनका इनोवेशन बहुत फास्ट है, ऐसे लोग उभर के आएँगे। तो मेरे हिसाब से आई एम ट्राइंग अ रीसेट कि अपने पोर्टफोलियो में जो कुछ भी है अभी, वो सारा का सारा विथ रिस्पेक्ट टू दिस चेंजिंग एनवायरनमेंट। एक और चीज़ जो पॉज़िटिव हो रही है, वो ये ईयू वाला डील हो गया है।
तो यूरोप में मतलब जहाँ ये एआई का सर्विस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, पर फिज़िकल चीज़ें चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग में, टेक्सटाइल में विल ट्राई टू फाइंड आउट न्यू अपॉर्च्युनिटीज़। तो सेमीकंडक्टर में जब हमने मॉसचिप देखा था, तो कुछ नहीं कर रहा था, उसका कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी। द ओनली थिंग वाज़ कि ये 600 इंजीनियर्स को लेकर के, डिज़ाइन इंजीनियर्स को लेकर के, ये कंपनी इंडिया में चल रही थी, जिसका इंडिया में कोई मार्केट नहीं था। तो जैसे सेमीकंडक्टर मार्केट इंडिया में उभरने लगा, तो ये नाउ इट इज़ कोटिंग एट अराउंड 200, और इन्होंने इसरो का पहला चिप आउट भी दे दिया है। तो ऐसे-ऐसे जहाँ-जहाँ छोटे-छोटे रहेंगे और सरप्राइज़ मिलेंगे, तो वी आर ट्राइंग टू रीअसेस द एंटायर फ्रेमवर्क। बेसिक फ्रेमवर्क यही रहेगा, एड्रेसेबल मार्केट, प्रमोटर, स्किल एंड इंटीग्रिटी, और अब थोड़ा ज़्यादा जोर दे रहे हैं वैल्यूएशन। गलत वैल्यूएशन पे कुछ आ गया, तो डेंट अच्छा दे सकता है। तो अभी इन्फोसिस में जाना है कि नहीं आना, तो अगेन एक और भी चीज़ सामने आ गई कि अगर ऐसा मान के चलते हैं कि ये ग्रुप में है, ये बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट है, पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये जो थ्रेट आ सकता है, तो ये हाथी है। हाथी इतने फास्ट मूव नहीं कर सकता। मतलब वो अगर कल को कह दें कि 6 लाख में से हम 3 लाख लोग को ले ऑफ देते थे, ये नहीं हो सकता। पर ग्रेजुअली इट विल ऐड टू अनएम्प्लॉयमेंट। उसका अगर कोई इम्पैक्ट, आईटी जो है, आईटी में जो लोग हैं, वो हाई सैलरीड है, उनके वजह से उनके ईएमआई ज़्यादा भर सकते हैं। तो रियल एस्टेट में उनके हिसाब से जो तेज़ी बनी हुई है, अगर ये फिज़ल आउट होता है, तो जॉब लॉस आते हैं, तो इट कैन इम्पैक्ट रियल एस्टेट ऑल्सो। रियल एस्टेट अगर इम्पैक्ट होता है, तो डाउन द लाइन पूरी जो चेन है, वहाँ भी इम्पैक्ट जा सकता है। तो ये एक काइंड ऑफ मिक्स फीलिंग है, जहाँ एक तरफ हमारा ये काफ़ी ईयू से हो गया, यूएई यूएस से हो गया, इंडिया यूएस ट्रेड डील हो गया इंडिया उसका भी हो यूएस गया। ट्रेड डील ये अनाउंस तो कर दिया है, फाइन प्रिंट देखेंगे तो ज़रा पूरा पता चलेगा। बट काइंड ऑफ मानता हूँ कि ये इट्स अ विन फॉर इंडिया। ये जो नहीं कर रहे थे अब तक, वो उन्होंने कर दिया, सॉर्ट ऑफ बिकॉज़ ऑफ दिस प्रेशर कि अब तो हम उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे इतने। तो दैट वे इंडिया इज़ काइंड ऑफ इन अ स्वीट स्पॉट। एक यूएस का जो डेट का इश्यू खड़ा है, ये 7 ट्रिलियन का रोल ओवर का, हाउ दैट प्लेज़ आउट, वो एक समझता हूँ इम्पोर्टेंट है। तो ये थोड़ा 2026 मानता हूँ कि हम नीचे नहीं गए, तो आई विल बी हैप्पी। कुछ ढूँढ पाए और कहीं ऊपर गए, ठीक है। ओवरऑल स्टॉक मार्केट आपको लगता है 2026 में करेक्शन आएगा एंड देन रैली आएगा? हाँ, ये जो एआई वाला जो इम्पैक्ट प्ले आउट हो रहा है, वो जैसे-जैसे अगर सर्विस सेक्टर में जाता है, और ये मार्च तक यूएस डेट का रोल ओवर है, तो अगर वो मतलब आई डोंट नो किस स्पेसिफिकली किनका है ये, जापान का है, फ्रांस का है, या यूएस के फंड्स का है। हो सकता है यूएस के फंड्स का है, तो ये इनको कुछ मना पाएँ कि भई आप 1 साल रोल ओवर कर दो। तो टेम्परेरी वो शिफ्ट कर सकते हैं। पर डेट इज़ वेरी डेंजरस लेवल, यूएस डेट जो है, और वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है। अभी मेरी बेटी से बात हो रही थी, तो कहते पापा अब यहाँ सैंडविच भी 11 का हो गया। तो हम व्हेन वी विजिटेड इन 17, तो ये 3 था, $3 $3। $11 का हो गया। अभी 10-11 में आ गया। जो ₹1000 के आसपास हो गया। तो ये वहाँ भी इन्फ्लेशन पिंच कर रहा है। और वहाँ जो एक थोड़ा-सा हल्का-सा एक इंडिकेशन मुझे मिला, व्हाट शी वाज़ ट्राइंग फॉर $3000 रेंट में, दैट शी गॉट इन 2450। तो वहाँ भी इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये अगर पॉज़िटिव साइड पे ये वॉर बंद हो जाते हैं और रिकंस्ट्रक्शन शुरू होता है, गाज़ा में, यूक्रेन में, बाकी जगहों पे, तो दैट कैन फ्यूल मेटल रैली, जो कि ऑलरेडी आ रही है। जापान जो कर रहा है, वो कैरी ट्रेड अनवाइंड हो सकता है। माने एक एक बड़ा मिक्स सा पिक्चर है। हुँ। तो 2026 में बहुत हमारी अपेक्षाएँ नहीं हैं। फ्लैट ईयर रहेगा ये हम मतलब। फ्लैटिश मानते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक
स्टॉक को लेकर ही चलना होगा। राइट। बट थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस। बहुत मजा है आपसे बात करके, इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को आपसे बात करके। आई मीन बहुत मोटिवेटिंग, बहुत इंस्पायरिंग, एंड प्लस द ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी दैट यू हैव, इट्स जस्ट लाइक फिनोमिनल। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर डूइंग दिस। आई एम श्योर एवरीवन who's watching this बहुत मजा आया उनको भी ये सुन के, एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप गाइडिंग पीपल लाइक अस सो दैट वी कैन आल्सो डू बेटर इन आवर लाइव्स। थैंक यू सो मच। मुझे भी काफ़ी आपकी जर्नी इंस्पायरिंग लगी। आपने इतने सारे ये किए, आप बहुत से अच्छे-अच्छे लोगों को मतलब ऑब्वियसली मैं तो लाइन में बहुत पीछे ही हूँ। नॉट एट बहुत ऑल। इतने अच्छे-अच्छे लोगों को आपने लाके ये जो किए हैं, दैट इज़ अमेजिंग। वेरी फ्रैंकली मतलब मेरे पास ऐसी कोई एक्सपर्टीज़ है नहीं सो दैट मैं कोई एरोगेंस रखूँ। तो मतलब नॉट क्वालिफाइड। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि इतना क्वालिफ़ाई नहीं हुए अभी कि कोई एरोगेंस रख सके। That's your humility. बट अ ग्रेट प्लेज़र बीइंग हियर। Thank you so much थैंक यू once सो again. मच। Thank you so much for watching this video till the end. Before we end this video, I'd like to thank Grow for being our title sponsor. With support like this, we can deliver actionable finance content to our audience. So go ahead and download the Grow app today and tell us in the comment section which guest you want so that we can invite them. Also, ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो मैंने पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चन है जो मैंने नहीं पूछने चाहिए थे, ऐसे कौन से पार्ट से आपको लगता है ट्रिम करने चाहिए थे, हमें कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि we can give you the most value additive content. Thank you so much once again for watching this entire podcast, and stay tuned for more amazing episodes of Conversation with Kushal. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.